अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वतन अजीज़ में पुलिस नंबर 1 महकमा करार पाया है। इसी बात की मुबारकबाद देने के लिए आज हमने अपने ख़ास तौर पे शो में दावत दी है SHO सद्दीक और उनके थाने के अमले को। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, मुबारक हो जी, बहुत बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, आपको मुबारक, आप लोगों को मुबारक जी, आपका ही मैं आपका ही। नहीं, आपकी बहुत काविशें हैं, बड़ी मेहनत है, लेकिन अगर आप पूछ लें कि किस हवाले से नंबर 1 करार पाया तो कारकर्दगी होगी ना, कारकर्दगी। हजूर वाला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है कि पुलिस करप्शन के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 1 महकमा है, करप्शन के हवाले से। हाँ जी, और क्या करप्शन सड़कें बनाने को कहते हैं। देखिए जुनैद साहब, वो क्या कहते हैं कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये जुनैद साहब, इतना वावेला मचाया जाता है पुलिस के हवाले से कि ट्रांसपेरेंसी को भी पता लग गया उन्हें। जी देखो, अगर तो ये बाकायदा सर्वे करे ना, सर्वे, तो उसमें आप देखेंगे कि और बहुत से ऐसे महकमे जो हम पे वो हमारे ऊपर है। बिल्कुल, मगर ये शोर गोगा जो है ना जी, ये पुलिस का ज्यादा है। शोर अलग है, गोगा अलग है, वाह अलग है, वेला अलग है। वेली कौम इसलिए आपके खिलाफ ववेला करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखे ना जुनैद साहब, पुलिस एक ऐसा महकमा है, आपकी जान फशानी के लिए मार्च करना चाहता हूँ। जान फशानी के लिए, अच्छा। मैं बताता हूँ आपको जुनैद साहब, देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर कई साल पहले जितने थाने थे ना जी, उतने के उतने ही हैं। पुलिस बढ़ नहीं रही, तादाद बढ़ नहीं रही, हमें नफरी ज्यादा नहीं मिल रही। अभी 8 थाने ज्यादा करने की वजीर आला परवेज लाई साहब ने बात की है। इधर पुलिस दी नफरी बद लेंदे हो तुसी, फिर देखो हुंदा की है। और पुलिस को एक जगह पे टिकने भी नहीं दे रहे। तुसी देखो ना, पीछे जो है IG इंज बदले जी, मैं बच्चे दी नैपकिन नहीं बदली दी, हर 6 घंटे बाद बदलिए गया IG हर 6 घंटे। एक मिनट, यानी आप उस IG को क्या कह रहे हैं, किससे तशबीह दे रहे हैं जिसका नाम लेते हुए आपकी टांगें कांपने लगती हैं? नैपी कह दिया आपने उनको? नहीं जुनैद साहब, उनको नैपी नहीं कह रहा, मैं जो बदलने वाले हैं उनका बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसे बदले IG साहब को। अच्छा, IG एक थां ते नहीं बहेगा जुनैद साहब, तो पुलिस किस तरह ठीक होगी? ट्रांसफर हर एक दी मेरी एक थां पे क्या, फिर IG की दोनों टांगे तोड़ के उसको व्हील चेयर पे बिठा दे, बैठा रहेगा। ओ जुनैद साहब, किधरे एक जगह ते बहन ते देंदा उन्होंने बेचारे नु, वो थोड़ी देर ले बहंदा, हाले उन्होंने समझ नहीं आती नफरी कितनी है, बंदे केड़े ने, SHO केड़ा ठीक है केड़ा नहीं ठीक है, SP केड़ा किथे लाना किथे नहीं लाना, बेचारे नु हले समझ लगदी। उन कहंदे उठो भाई जाओ। जुनैद साहब, मेरी इन्नी ट्रांसफर होई जी, तुहानू की दसां, इन्नी ट्रांसफर होई है, तुहाडी भरजाई दे जेड़े वालिद साहब ने, वो कहंदे ने कुड़ी असीं खाना बदोश ना विआह बैठी आ। हर दूजे दिन समान चुक के अगले पासे जांदे हुंदे आ। सस दा पिछों फोन आंदा, पुत्तर हुण किहड़े स्टेशन ते वे? उन्हां नूं फिर नवां नाम दसी दे, अम्मा नूं नां ही नहीं किन्नी देर याद आंदा। वो बाकायदा अपने खानदान च कहंदे ने, मैं कुड़ी होरे किथे विआह बैठी आ। ओ बैठो भाई, बैठो बेटे, बैठो। वैसे सदीक साहब, ये आपका मौक़िफ़ तो मेरा ख्याल 100% दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसके मुताबिक पंजाब पुलिस में SHO से लेकर IG तक औसतन कोई अफसर भी 1 साल से ज्यादा अरसा अपनी सीट पे नहीं गुजार सका। जी जुनैद साहब, यही तो मैं जनाब रोना रोंदे आ। देखो तो सही जरा, ਉਹ ਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 15 ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਮਾਨ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਵਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਰ ਤੇ ਲਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਗਰ ਬਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਲੂਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ जुनैद साहब। इस नौकरी च कख नहीं रह गई, खज्जल होंदे हैं, यकीन करो तुसी। सर जी, आपको हमारी हिफाजत के लिए तैनात किया, हम भी आपसे हिफाजत करिए तेरी, हम भी आपसे महफूज नहीं है। वो बंदे दा पुत्र बन के बैठा है ना, मुराद दा मेरा मोबाइल छीन लिया किथे, वो पुट्टे ने जी। ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? नहीं बहुत छीने नहीं जी, इनको लाग नहीं सी खुर रहे, मैंने सेल्फी बनाना चाह रहा सी। और सेल्फी आपके साथ क्यों बनवाना चाह रहा था? आपने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गोल किया है। बाबू जी गोल नहीं किया, मैंने कह रहे सी कि मेरे मामू दे नाल तुहाडी शक्ल मिलदी है। ਉੱਥੇ
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਏ ਨੰबर 1 ਉਤੋਂ तुम थले बैठो बैठो 55,000 रुपए का मेरा मोबाइल और आपसे बरामद करना मेरे किन्ने दा 55,000 ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਟੀ ਓਏ ਪਰਚਾ ਕਟੀ जी हर चीज कटी है ਇਹ जी ਲਿਖੀ ਕਿ 55,000 ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ 55,000 वाला है ही नहीं सर जी वो बटन वाला फोन है ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਜੁ ਰਿਹਾ 55,000 ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੇ 700 ਦੀ ਪਾਈ ਏ 55,000 ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਅੱਛਾ। 33 ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਬੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਉਹ बन गया पर्चा तेरे उत्ते बन गया जो अफसर ने तेन कह दिता मनता क्यों नहीं ਓਏ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਏ ਮਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾ। ਪਰਚਾ ਕੱਟਣਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 55,000 55 ਕਾ 55,000 ਟੋਪੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 55,000 ਦਾ ਫੋਨ ਲਈ ਫਿਰ ਜਨੈ ਸਭ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ 55,000 ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਕਦ ਲਈ ਜਨੈ ਸਭ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਬਟਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਨਫ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋਈਏ बैटरी बाल के देख जो बोटी लबड़ी होती है हजूर वाला आप बिल्कुल बेखबर है, ला इल्म है, आपको पता ही नहीं है कि ये मोबाइल का क्या इस्तेमाल करता है। ये टिकटॉक स्टार बन चुका है, बड़ा पॉपुलर है। तेरा बेड़ा तर जाओ लाहौर दा पुटा तू तो नहीं ओ नहीं साहब जी मैं शरीफ आदमी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ एक लाहौर दा पागल भी मशहूर होया है जेड़ा नाम मुराद गड्डी ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੇਅਰ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਓਏ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੌਣ ਭਾਈ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या बात ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ बात ਪਤਾ ਹੀ है, उसके इल्जाम का जवाब दे, मुझे मक्खन ना लगाए। नहीं वो 55,000 का मोबाइल छीना है आपके बुट्टे ने, जवाब दें उसका। मगर जुनैद साहब गल तो तुसी समझ ही गए होगे जुत्ती वालों देखो ना जरा ओ यार मोबाइल महंगा लेना उसका शौक हो सकता है। ਉਹ जुनैद साहब देखो तो सही ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 700 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ओ सदीक साहब मेरी सुन तो ले वो मोबाइल मैंने किस्तों पे लिया है ਉਹ ਸੂਦ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਓਏ ਇਹ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੂਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ 55,000 ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ और सदीक साहब ये 55,000 के मोबाइल की खातिर मेरे साले से हाथापाई हो गई है मेरा साला कहता है कि मेरी बहन को तुम खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे और 55,000 का मोबाइल ले लिया है। ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ हाँ जी ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਹਾਥਾਪਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੂਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ 55,000 ਇਹਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਫਾ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਲਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਈ ਔਰ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਵੀ और सर जी इन लोगों की दीदा दलेरी तो देखे एक तो मोबाइल मेरा छीना है ऊपर से आज तक सिम भी मेरी यूज हो रही है ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਿਮ ਉਹ ਕੀ ਨੰਬਰ ਤੇਰੀ ਸਿਮ ਦਾ उसके एंड पर जी 420 आता है 420 जी। 420 ਪਾ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੇ लो, ये देखिए। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ सर ਤੈਨੂੰ जी ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਗੱਲ ਏ सर जी इसी किस्म के नंबर से कल से मुझे मिस कॉलें आ रही हैं एंड पे 0 कुछ करके था इसी के पास फोन होगा रसिया हाँ जी आइंदा तुम्हें गैर बंदे की मिस कॉल आई ना तो मैं मंगनी तोड़ दूंगा नहीं ऐसा मत कीजिएगा ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रांसपेरेंसी ने आपको सबसे ऊपर रखा है। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਵੇਂਦੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਵਾਹ ਵੇਂਦੀ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲਾ ਬਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨਾਕਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਟਾ ਕਵੇ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾ ਲੈ, ਮਾਲਟੇ ਲਾ ਲੈ, ਕਿੰਨੋ ਲਾ ਲੈ, ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾਮ ਖਾ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ 5000 ਦਾ ਭਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਚੇਂਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਚੇਂਜ। ਇਹ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਤੇ 10 नोट दे दे, मैं तेरे को कदों मैं कदों तेरे को पैसे मंगने हैं। पुलिस वालों का अपना मौकफ ये है कि ना लगाए नाका तो सीधा सीधा होता है फाका। ओहो जुनैद साहब अगर कहते भी ने पुलिस वाले ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤਨਖਾਹ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਲਾਉਂਸਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਜਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਹੱਲੇ ਪਸੀਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਮਸਦੇ ਚ ਸਮਾਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਜੀ 2 ਛਾਪਰਾਂ ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਨਾ ਬੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਨਾ तो ਕੋਲੋਂ नहीं बोलीदा ਹੁੰਦਾ। हाँ बात सुने सिद्दीक साहब, डीएसपी लेवल का कोई बंदा जो है ना अगर अपना घर तब्दील कर रहा हो ना तो पूरा थाना गाड़ियों में सामान लाद लाद के पहुंचा रहा होता है उसका। ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਾਥ ਦੇ ਲਈਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पोल्ट्री फीड, मुर्गियों की जो फीड है वो इस वक्त सिर्फ 1 हफ्ते की रह गई है। ओह माय गॉड, 1 हफ्ते की फीड रह गई है। और आज अंडे की कीमत आप देख रहे हैं क्या है? 25। एक अंडा जो है 25 रुपए से भी महंगा हो गया है। और जो गोश्त है ये 400 के लगभग हो गया है। अच्छा भाईजान, आपको याद होगा हमने हफ्ता 2 हफ्ता पहले इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई थी हुकाम बाला की कि ये जो सोयाबीन के जहाज़ रोके हुए हैं जीएमओ की आड़ में या मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा के एक बेवकूफ़ी की तमाम हदें पार कर गए हैं जो हमारे हुकाम बाला हैं, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है जो खुराक का आने वाला है उसको रोका नहीं जा सकता। और वही हुआ कि अब्बास जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसको अपनी अना का मसला बना लिया, ज़िद का मसला बना लिया, लड़ाई हुई, बाकायदा आला तरीन सतही इजलास जो हुए हैं उनमें बस मतलब एक दूसरे को जूते नहीं मारे, गालम गलोच तक बात पहुंच गई थी। ठीक है, तू मैं काफी हुई है। तू मैं क्या, इससे भी आगे, इससे भी अगली स्टेज हो गई है। हमारे जो MNA हैं और ये फूड सिक्योरिटी के जो वज़ीर हैं तारक बशीर चीमा साहब, जो जुस्से के भी बहुत बड़े हैं, कद काट के भी बहुत बड़े हैं, तो मेरा ख्याल वो समझते हैं कि मैं जुस्सा ज़्यादा है तो मेरे में अक्ल भी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि वो जो बहरी जहाज़ जो हैं वो कराची पहुँचे हुए हैं सोयाबीन के, जिनसे तेल भी बनना है और जिनसे मवेशियों की फीड भी बननी है आगे। ठीक है, और वो रुके हुए हैं। अब वो मेरा ख्याल है कोई 7-8 जहाज़ हैं, कोई 4-5 और आ रहे हैं, तो कोई 10-12-13 जहाज़ हैं जो पाइपलाइन में हैं और कराची में लंगर अंदाज हुए हैं, लेकिन उनको मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही। और सिचुएशन इतनी खौफनाक हो गई है, ज़रा गौर से सुनना जुल्फी, तुम्हारी फीड पोल्ट्री फीड, मुर्गियों की जो फीड है वो इस वक्त सिर्फ 1 हफ्ते की रह गई है। ओह माय गॉड, 1 हफ्ते की फीड रह गई है। और आज अंडे की कीमत आप देख रहे हैं क्या है? 25 रुपए। एक अंडा जो है 25 रुपए से भी महंगा हो गया है। और जो गोश्त है ये 400 के लगभग हो गया है। तो अब अंदाज़ा लगा लें कि जो बात हमने 1-1.5 हफ्ता पहले कही थी एग्जैक्टली वही होने जा रही है। ਉਹ ਤਾਰਕ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ को समझ नहीं ना आ रही कि माड़ा आदमी बेचारा सवेरे अंडे 3-4 बना के ते नाश्ता करा लेंदा बच्चियां ਨੂੰ। तारक बशीर चीमा साहब की जब भी गुफ्तगू सुने ना साफ पता लगता कि अक्ल इन्हां दे नाल दे पिंड रहिंदी है। यानी सिर्फ अपनी जाती अना का मसला बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने अपने कमर्शियल मफादात की वजह से ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, ये GMO वाला। वरना 20-30 साल से इस मुल्क में इन्हीं मुल्कों से सोयाबीन आ रहा था जिससे ऑयल भी बन रहा था और जिससे जानवरों की
खुराक भी बन रही। तो सर ये शुरू से बाहर से आ रहे हैं नहीं या नहीं नहीं, अच्छा ये भी एक मसला है। अच्छा आप देखो कि बाज़ दफ़ा यूँ लगता है कि पता नहीं इस मुल्क पे किस चीज़ का साया है कि मैंने भाईजान सच्ची बात बताऊँ, मुझे खुद मैं कह सोयाबीन सोयाबीन यार इतना महंगा है सोयाबीन। ये ना मवेशियों के लिए ना, बड़े और छोटे जो मवेशी हैं छुपाए हैं, ख़ास तौर पे गाय भैंस बकरी, इनको अगर आप सोयाबीन देना तो ये उनके लिए ऐसे ही है जैसे गोगे के लिए फिरनी है। बहुत महंगी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है उनके लिए, जानवरों के लिए। इस वक्त उनके वनडे में जो चीज़ें शामिल की जा रही हैं, जो सबसे महंगी चीज़ समझी जाती है वो सोयाबीन की खल है। सोया केक भी कहते हैं उसको, सोयाबीन मील भी कहते हैं, ठीक है, वो है। उसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है और जो खाली फोक होता है, भूसा होता है उसका, वो जानवरों को डाला जाता है और वो सबसे ज्यादा उसमें प्रोटीन होती है। जितने भी बीज अवेलेबल है ना, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी में प्रोटीन अवेलेबल होती है तो वो सोयाबीन नंबर 1। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ अरसे से मेरे जहन में आता था कि यार ये इतनी महंगी चीज़ है, पाकिस्तान अमेरिका से इंपोर्ट करता है, ब्राज़ील से इंपोर्ट करता है, मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट करता है, इतना ज़र मुबादला खर्च करता है ऑयल बनाने के लिए भी और मवेशियों की खुराक बनाने के लिए, तो हम खुद क्यों नहीं उगाते? मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जी क्यों नहीं उगाते? और बस ये नहीं, मैंने कहा कभी कोशिश भी नहीं हुई? नहीं कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। कई लोगों ने मुझे बड़ा डिस्करेज किया, लेकिन दूसरी तो कुछ लोगों को कहना था कि भाई आप कहाँ रहते हैं, इस मुल्क में बड़े अच्छे पैमाने पे सोयाबीन काश्त होता रहा है। फिर मैंने तहकीक की, हमारे जो रिसर्चर हैं नूरुल अमीन साहब, उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, पता ये चला जनाब अली के वतन अजीज में 1961 से सोयाबीन काश्त हो रहा था। उस वक्त, हाँ 1961 से, यानी तुम्हारे पैदा होने से कमोबेश 10 साल बाद सोयाबीन पाकिस्तान में पैदा होना शुरू हो गया था। ये नूरुल अमीन साहब ने तहकीक की है। हाँ हाँ, नूरुल अमीन है ये अक्लमंद आदमी, खुश भी फिर रहा हो ना तो लगता है इसका ऊँट गुम गया। अच्छा मेरी बात सुन, अब ये 1961 में तो थोड़े से इलाके में पैदा हो रहा था ना, 1998 में जाके हमने इसकी बम्पर क्रॉप हासिल की थी जो 8000 टन से भी ज्यादा थी, 8200। 8000 टन हमने अपनी इस धरती पे सोयाबीन पैदा किया है। उसके बाद किसान को इसकी कीमत नहीं मिली, वो सिर्फ मवेशियों को डालने के काम आता था। उस वक्त गालिबन हमारे यहाँ ऑयल भी एक्सट्रैक्ट उस पैमाने पे नहीं किया जाता था, इसलिए वो बड़ा सस्ते दामों बिका। आज जब वो सोने के भाव बिक रहा है तो हम उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। अब कहीं जाके हुकूमत को एहसास हुआ है कि नहीं यार सोयाबीन खुद काश्त किया जाए, तो ये जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है NARC, इसने अब कुछ अरसे से ये काम शुरू किया है और उन्हीं से हमारी गुफ्तगू भी हुई है कि हमें थोड़ा गाइड करें ताकि हम पब्लिक के साथ ये शेयर कर सकें कि अगर हम खुद ये फसल काश्त करते हैं सोयाबीन, इसको बल्कि कहना चाहिए इस फसल को रिवाइव करते हैं, दोबारा जिंदा करते हैं। इस वक्त भी कोई थोड़ा बहुत, मेरा ख्याल है कि कोई 5-6 हज़ार टन जो है वो पैदा हो रहा है, लेकिन अगर इसको बड़े पैमाने पे काश्त किया जाए तो ये मुल्क के जो माशी मसाइल हैं, जो ज़र मुबादला हमारा ज़ाया हो रहा है, उसको काबू करने में कितना अहम रोल प्ले कर सकता है। अब भाईजान आप अंदाज़ा करें कि जब हम पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो हमें 35 लाख टन सोयाबीन हर साल दरकार होता है, तेल निकालने के लिए भी और मवेशियों को खिलाने के लिए भी, उसका जो भूसा है वो खिलाने के लिए 35 लाख टन के लगभग। हमारे यहाँ इस वक्त जो पोटेंशियल है ना वो 45 से 55 लाख टन का है और पोटेंशियल भी ऐसा जबरदस्त है कि कुछ नहीं करना आपने। भाईजान आपके पास कमाद लगा हुआ है, आपके पास कपास लगी हुई है, ठीक है, आपने कपास और कमाद के दरमियान में ही वो लगी हुई है, उनके पौधे लगे हुए हैं, उनको नहीं छेड़ना, उनके अंदर ही आपने सोयाबीन लगा देना। अच्छा, उनके अंदर ही आपने सोयाबीन लगा देना है। तो गन्नियों के दरमियान में लगाएंगे तो सोयाबीन मीठी नहीं हो जाएगी? हाँ मीठी हो जाएगी और आपस में फिर वो बातें भी करेंगे सोयाबीन और गन्ना तो तेनों पता है अच्छा आदमी नहीं है।
अच्छा, ये पूरी दुनिया में 2 फसलें मिला के लगाई जाती हैं, खेलियों में लगाई जाती है ना, एक खेली में आप वो लगा ले, एक खेली में आप वो लगा ले। अच्छा, चूंकि हमारा जो काश्तकार है गैर रिवायती फसलों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, और बड़ी छोटी फसल है ये, बड़े कम अरसे की फसल है ये, इसको सिर्फ 3 महीने की फसल कहा जाता है। अच्छा। और साल में ये 2 या 3 दफा लग सकती है। ये भी नहीं कि मौसम गुजर गया तो गुजर गया, नहीं, अभी जनवरी में लग सकती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इसकी कटाई कर लें आप जाके, ठीक है। अगर आप इसको फुल फ्लैश लगाते हैं तो आप 1 एकड़ से कमोबेश आप 25 से 30 मन सोयाबीन हासिल कर सकते हैं। 25 से 30 मन सोयाबीन हासिल कर सकते हैं। अब 200 लीटर उसमें से तेल हासिल किया जा सकता है, और 600-700 केजी जो है वो खाल हासिल की जा सकती है। कोई मेरे ख्याल 30-35-40 हज़ार रुपये आपका लगेगा, और आपको कमोबेश 2 लाख रुपया मिलेगा। अब आपको गंदम से कितना मिल रहा है ये काश्तकारों से पूछ के देख लें, मुश्किल से खर्चे पूरे करते हैं अपने। तो अगर आप इस फसल की तरफ आ जाएं तो आप इनकलाब ला सकते हैं। 45 लाख टन आप सोयाबीन पैदा कर सकते हैं, ये जो या तो 2 फसलों के दरमियान लगा के, और अगर आप यानी उसी फसल के अंदर लगाते हैं तो फिर आप 25 मन नहीं हासिल कर सकते, जाहिर है, फिर आप 15 मन फसल हासिल कर सकते हैं। लेकिन पता फ़ायदा क्या होता है, जब आप ये तेल आवर फसलें जो हैं ये लगाते हैं ना, उससे ज़मीन की जरखेज़ी जो है ना वो बढ़ के दोबारा जिंदा हो जाती है, जवान हो जाती है ज़मीन एक तरह से, जब आप तेल आवर जो फसलें हैं ना उनकी काश्त करते हैं। ये साइंस हमें बताती है, लेकिन किसी की कोई ध्यान ही नहीं है आपका। और 1 एकड़ में ज़्यादा मतलब आप 30 या 40 केजी जो है 1 एकड़ में आपका बीज लगेगा, ठीक है। वो बीज जो है वो NARC से हासिल किया जा सकता है। जो NARC में इस प्रोजेक्ट के हेड हैं डॉक्टर एहसानुल्लाह, उनसे हमने बात की है, सारी तफसीलात हासिल की हैं। उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बताई है, कमोबेश पूरे पाकिस्तान में आइडियली ये फसल काश्त की जा सकती है, कमोबेश पूरे पाकिस्तान में। पहले सिर्फ ये एक मिथ थी कि सिर्फ ये ठंडे इलाकों में, कुछ इलाकों में पैदा की जा सकती है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसी तरह ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इस शोबे के इंचार्ज है डॉक्टर ज़हीर, उन्होंने भी बड़ी कामयाबी के साथ इस प्रोजेक्ट को चलाया है। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 300 तजर्बाती प्लॉट्स लेके वहां पे सोयाबीन काश्त किया, और बड़ी कामयाबी से सोयाबीन लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा बहुत मसाइल हल कर लिए जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, गैर रवायती फसलों की तरफ लाया जाए, तो ये यकीन करो कि हमारे माशी मसाइल भी और हमारे मवेशियों के मसाइल भी ये हल हो सकते हैं। जुनैद साहब, आपने बात शुरू कर दी, अब सोयाबीन लगाएंगे इंशाल्लाह। यार हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। हम सिर्फ सोयाबीन की इंपोर्ट पे $2.5 अरब खर्च कर रहे हैं। बाबूजी आपके पास बीज पड़ा थोड़ा सा, मैं लगा के देखूं जरा पौधे। लगा के देखूं मैं थोड़ा सा, ये बना बनाया नारियल का पूरा दरख्त खा गया था, और तुमने अपने घर में पौधा लगाना है। नहीं तो बीज उसको दे दो, तुम देखना उसने फक्का मार के खा छोड़ना। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वाजे कर दूं, खान ने कह दिया है अगर जलसे में कि असम्बलियां तोड़नी है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। असम्बली हम तोड़े ही तोड़ेंगे, बेशक हम इलेक्शन से आधा घंटा पहले तोड़नी जरूर है हमने। और अगर परवेज लाई ने तोड़ने से इनकार कर दिया फिर तो उससे छीन के तोड़ देंगे। नाजरीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं PTI के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जुनैद साहब, पहले तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ आपके शो में कि ये जो हमारे मुखालफिन को मुसीबत पड़ी हुई है ना, असम्बलियाँ नहीं तोड़नी इन्होंने, असम्बलियाँ तोड़नी हैं, क्यों नहीं तोड़ रहे। आज मैं यहाँ वाजे कर दूँ, खान ने कह दिया है अगर जलसे में कि असम्बलियाँ तोड़नी हैं तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। असम्बली हम तोड़े ही तोड़ेंगे, बेशक हम इलेक्शन से आधा घंटा पहले तोड़नी जरूर है हमने। और अगर परवेज लाई ने तोड़ने से इनकार कर दिया फिर तो उससे छीन के तोड़ देंगे। वैसे तो परवेज लाई साहब ने साफ कहा कि जैसे खान साहब कहेंगे उनके हुक्म के मुताबिक तोड़े ही तोड़े। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ले तो लाल से काम लिया है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे कर लें। जुनैद साहब, उन्होंने मशवरा दिया और हमदर्दाना मशवरा दिया। उन्होंने खान साहब को बताया कि खान साहब, ये जो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर 670 बंदे खड़े हैं ना जी, अगर तोड़ दी तो 668 वापस चले जाएंगे और 2 ने आपको गिरफ्तार कर लेंगे।
इसलिए थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। असम्बलियां तो तोड़नी है हमने। देखें, बात ये है कि ये जो हुकूमत है इसके साथ हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। हमारा क्या, पूरी कौम का नहीं हो सकता। ये कर क्या रहे हैं? मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। जितनी देर तक असम्बलियां तोड़ के ये दोबारा इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम नहीं चैन से बैठे। देखें आप, महंगाई ने जान निकाल दी है पूरी कौम की। आम आदमी का जुनैद साहब क्या हाल होगा। मैं 2 दफा फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, आपको भी पता है, अल्लाह के फजल से। अब भी अपनी पार्टी का लीडर हूं मैं, और सीनियर लीडर हूं। हाँ। जुनैद साहब सूखी रोटी खा रहा हूँ। क्यों? अल्लाह, जुनैद साहब आपको पता है, हम जट लोग जो होते हैं, हम तो पराठे के बगैर हमारा नवाला ही नहीं उतरता गले में। हाँ, दिन ही नहीं चढ़ता जी। जी जी जी। और सूखी रोटी खा रहा हूँ जुनैद साहब। ओए होए होए। और हर नवाले के साथ एक पानी का घूंट ना पिए तो नवाला नीचे नहीं जाता। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि पास सोटी रख लें, नवाला नीचे कर लें। ये सोटी कहते हुए आप जुल्फी की तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं वैसे ही, मेरा ध्यान पड़ गया है। जुल्फी माशाल्लाह इंसान है। माशाल्लाह वो सोटी नहीं है, टूथपिक है। जी जी, शक्ल मिलती है ना। तो जुनैद साहब, असम्बलियां एक तो हमने तोड़नी, ये जहन में रखें ये लोग। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब है ना, ये जो बढ़के मार रहे हैं, इनका जुनैद साहब वो उस चूहे वाला हाल हुआ है जो शराब के ड्रम में गिर गया था। वो बिल्ली पीछे लगी ना तो चूहा दौड़ा आगे और गिर गया शराब वाले ड्रम में। और थोड़ी देर बाद जब ड्रम से बाहर निकला तो बढ़के मारनी शुरू कर दी, ले आओ बिल्ली किथे हुए। और बिल्ली ड्रम के साथ ही बैठी थी, वो तो होश में थी ना, उसने पकड़ लिया चूहा। इसलिए ये हम इनसे कहते हैं कि ये शराबी चूहे वाली एक्टिंग ना करें। हमने बड़ी टॉम एंड जेरी देखी हुई है, हम सब जानते हैं आपके गुरों को। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इसी बात की है कि असम्बलियां तोड़ी जाएं। चौधरी साहब, अक्टूबर तक तो इलेक्शन हो ही जाने, तो आप असम्बलियां ना ओ तोड़ें। भाई, अभी 9-10 महीने पड़े हुए हैं इलेक्शन में। गवर्नमेंट की हालत तो देखें, मुल्क तो घंटों के हिसाब से नीचे जा रहा है। गरीब को बचाने के लिए सिर्फ एक ही हल है, फौरी तौर पे ये असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। और अगर ये जल्दी इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हम सड़कों पे निकलें। क्योंकि जुनैद साहब, डिफॉल्ट इस वक्त अपनी पूरी खौफनाकी से बिल्कुल सामने ऐसे खड़ा है जैसे गौरी साहब मेरे सामने बैठे। मेरा मतलब है कि अब अवाम को देखना है, गरीब को देखना है, या इनके नखरे देखें। ये तो मौजें उड़ा रहे हैं, इनको तो चस्का पड़ा हुआ है, इनके बच्चे भी ऐश कर रहे हैं और ये खुद भी। जैसे माफ कीजिएगा, देखें, अगर हम जुल्फी की तरफ देखें तो वाकई लगता है कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे है, लेकिन साथ ही गोगा बैठा हुआ है, तो इसे को देख के लगता है कि अगले 200 साल तक डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसकी वजह से दूसरे मुल्क जिनसे हम खुराक इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पर डिफॉल्ट हो जाएगा। जुनैद साहब, ये जो गोगा है, ये इसका वो इसहाक डार वाला मसनूई मोटापा है। अच्छा, ये असली मोटापा नहीं है। इसलिए खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुल्क बचाने का सिर्फ एक ही हल है, फौरी और फेयर इलेक्शन। वाह। अच्छा फौज साहब, ये बताएं, परवेज इलाही साहब पर पूरा एतबार है ना आपको? जी जी, 100% एतबार है। और हमने परवेज इलाही साहब को बता भी दिया है कि चौधरी साहब हमारे साथ रहेंगे तो आप भी फायदे में रहेंगे। अच्छा। हमने तो रहना ही है फायदे में, उनका भी फायदा होगा अगर हमारे साथ रहेंगे। देखें, इस वक्त बिल्कुल काफली की सूरत हाल वही है कि जैसे बच्चा माँ की उंगली छोड़ दे तो वो बाजार में गुम जाता है, पता ही नहीं चलता उसका किधर गया है। तो माँ की उंगली पकड़े रखे तो वो नजर आता रहता है, माँ के साथ उसका भी फायदा होता है। तो इस वक्त परवेज इलाही साहब अगर हमारी उंगली पकड़े रखेंगे तो वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उंगली छोड़ेंगे तो गुम जाएंगे। वाह, चौधरी साहब, मेरी भी उंगली पकड़ लें, मैं भी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। आप जैसी चीज की उंगली नहीं पकड़ी जाती, रस्सी पकड़ी जाती है। और वैसे भी किस मंजिल की बात कर रहे हैं? 6 साल वो किसी शादी में नहीं जा रहे। उंगली बच्चे की पकड़ी जाती है गोगा जी, मैं बच्चे वाली मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, गोगे ने वैसे कौन सी मंजिल पे जाना है? ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, वहां इसका चाय वाला खोखा है। रात को गोगा खोखा बंद करके चाय वाला पतीली सिर थले रख के सौंदा, सवेरे उठ के लोगों को कहता मेनू तेज पत्ती वाले ख्वाब आ रहे। वैसे जिस खोखे में गोगा सो जाता है वो कम से कम 1 कनाल का तो होगा।
मैं बात कर रहा हूँ गरीब आदमी की, जिसको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। हाय हाय हाय। जुनैद साहब, इस वक्त ना रोटी खा सकता है गरीब आदमी, ना बिजली का बिल दे सकता है, ना मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकता है। हाय बड़ी मुश्किल है गरीब के लिए। हाय। सो गरीब की जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं और फौरी फेयर इलेक्शन हो। जोई साहब, आप फेयर इलेक्शन किसे कहते हैं? जिसमें हम जीते। देखें, हर जीतने वाली पार्टी के लिए इलेक्शन फेयर होता है, जो हार जाता है वो कहता है इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। ये सिर्फ हमारा नहीं, हर पार्टी का यही मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अच्छा साहब, राय आमा के जायजों के मुताबिक तो फिर पीटीआई जीत रही है, और अगर जीत जाती है पीटीआई तो आपकी अगली वजारत भी पक्की है, और आपकी वजारत अगर मिलती है तो ज़्यादा गालिब इम्कान यही है कि आपको दोबारा साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। क्या करेंगे फिर आप? देखें जुनैद साहब, हम कोई मटेरियलिस्टिक लोग नहीं हैं। असल तरक्की है ही साइंस में। अच्छा, ये सड़कें बनाने से, पुल बनाने से, मोटरवे बनाने से मुल्क ने तरक्की नहीं करनी। उस वक्त ही मुल्क तरक्की करेगा जब साइंस में तरक्की होगी। अच्छा। इसलिए इंशाल्लाह साइंस में मेहनत करेंगे, और जो मेरे इनकम्प्लीट मंसूबे थे साइंस में, उनको पूरा करूंगा। अच्छा, जी जी जी, इंशाल्लाह चांद के ऊपर टाकी फेरने के लिए स्टूल बनवाऊंगा। देखें जुनैद साहब, ये बहुत जरूरी है। जितनी देर तक चांद पे टाकी नहीं फेरेंगे, रोशनी नहीं फैल सकती। अच्छा साहब, हम अपनी तवानाई क्यों जाया करें? चांद तो पूरी दुनिया में निकलता है, बाकी दुनिया सफाई करे, हमारे पास अपना चांद है, हम उसकी सफाई करते रहेंगे। जुनैद साहब, फिर ये मंसूबा इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। इसके लिए तो फिर 3-4 हुकूमतें चाहिए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दूल्हे के कह लो या बच्ची के कह लो, जो ननिहाल हैं और ददयाल, दो पार्टियों की सूरत उधर बन जाती है। पीटीआई ते नून लीग बन जाते। ऐसे ऐसे फजूल एतराज होते हैं। हाँ जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। अच्छा जी, आजकल सीजन चल रहा है देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी ते दिल दा सहारा, नी वीर मेरा। शादियों का मौसम है, जरा म्यूजिकल इसलिए बताया है कि तुम म्यूजिक एंजॉय करते हो, इसलिए जरा ये शादियों का म्यूजिक एंजॉय करो। शादियों का म्यूजिक एंजॉय करो, और को इंजॉयमेंट करके चित्र खाने नहीं सौ रही को। यार असल में शादियों के मौसम में मैं चाह रहा हूँ कि शादियों के हवाले से चंद बात तहजीबियाँ जो हैं वो डिस्कस की जरूरी है। शादियों के दिनों के अंदर ना ये तकरीबात में हाँ जी। रिश्तेदारों में नाराज होने का बहुत ज्यादा रिवाज होता है। बिल्कुल सही। पहले तो घर से ही नाराजगी कईयों की शुरू हो जाती है ना कि भाई जी सानू तुसी काट नहीं भेजिया, इस वास्ते चलो दौड़ो, ਅਸੀਂ नहीं आना। हालांकि गल विचों कोई होर हुंदी है। जे बंदा समझदार होवे ते गल विचों कोई होर हुंदी है। लो, एक तो घर बैठे ही कह देते हैं कि अहीं नहीं आना, हालांकि बड़ा मुंडा पैसे नहीं देन दिया सलामी देने वास्ते। नहीं, जब उनको बुलाया ही नहीं होता तो फिर नाराजगी ओ कैसे? यार, व्हाट्सएप का आजकल रिवाज अच्छा। पड़ गया है, या फोन करके कह देते हैं लोग। अब वो वाली चीजें नहीं रही हुई। बाज लोग इस बात पे भी नाराज हो जाते हैं कि जी हमारे दामाद के अब्बू के भाई को नहीं बुलाया आपने। इस गल भी नाराज हो जाते हैं, भाई जी तुसीं सानू ते बुला लिया, साडी कुड़ी नूं नहीं बुलाया। भाई कुड़ी तुहाडी हुण हैदराबाद विआही गई है, उत्थे कित्थे ओनूं जाके ते कहिए आओ जी साडे विआह ते, या विआही गई है हुण बस ठीक है, तो आपको तो बुला रहे हैं ना, तुसीं ते पहुंचो ना फटाफट, अगे गजरेला ठंडा होण दे। हालांकि यार असूली तौर पे जिस बंदे की नाराजगी का डर हो ना, उससे पहले पूछ लेना चाहिए कि यार तुम्हारे दूर दराज रहने वाले रिश्तेदार कहाँ हैं, जो अफ्रीका में, अमेरिका रहते हैं, उन सबको हम बुला लेते हैं जिनमें से किसी ने नहीं आना होता। अच्छा, एक तो ये होता है, हाँ जी। दूसरा ये होता है कि को आके उधर नाराज हो जाते हैं, सही। पहुंच जाते हैं, हाँ जी। कहते ने भाई जी अहीं ते भार लाण आए हैं, सलामी देण आए हैं, हाँ। क्योंकि तुसीं सानू सलामी दित्ती, अहीं तां सलामी देनी। आले फड़ो सलामी ते अल्लाह भाई। होया की ये भाई जी सानू लिफ्ट ही कोई नहीं कराउंदे। हाय हाय। भाई तुहानू की लिफ्ट कराण, यानी दूल्हे ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਨਸ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ में लगे हुए हैं,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਐਡਾ नाराज होने की क्या जरूरत कई है? लोग तो इसलिए नाराज हो जाते हैं कि दूध पिलाई में दूल्हे को दूध पिलाया मैं भूखा ही रह गया यार तेनू कहाँ हाँ जी हाँ जी, मैनू भी एक गिलास दूध ते नाल रस दे दे। ਗੋਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। यह है इस तरह के वाकई नाराज होते हैं कि भाई जी सानू दूजी वारी सालन ही नहीं किसे दिता, या ये भी कह देते हैं कि साडे हल जेड़े डोंगे आए ने तो शोर पाई सी सिर्फ बोटियां भी विच ही सन, कोई बोटियां विचों निकल के जुत्ती पा के दौड़ते नहीं ना नहीं। मेरा मतलब है अगर आपसे पहले किसी ने और ने डाल ली है तो तुसी अगले डोंगे का इंतजार कर लो जे तुसी इन्ने ही बोटी दे दीवाने हो। बोटी दीवाने होंदे ने कई लोग। अब तो डोंग का रिवाज नहीं रहा, प्रातों में आता है साल। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਤ ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਡੋਂਗਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੱਲੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਸੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਾਤ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਵਰਨਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰੂ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई ओ भाई, तुम्हें इसके इलाके का नहीं पता? पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जहाँ पे परातों को ताला लगाया होता है। चावल की परात है, ताला लगा हुआ है ढक्कन लगा के। इस तरह की जो नाराजगियां हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। सही, जब आप किसी की शादी पे गए हुए हैं तो उसकी इज्जत के भाईवाल बन के बहुत रहें, अच्छे। सही, उसकी इज्जत का ख्याल रखें। खुशी का मौका है, खुशी का मौका रहने दिया जी जाए। जी, खुशी का मौका जो है उसको खराब ना करें। और फिर उनके जो दूसरे मेहमान आए हुए हैं, जो उनके कुड़म आए हुए हैं, अगर बच्ची की शादी है तो मुंडे वाले आए हुए हैं, अगर मुंडे की शादी है तो बच्ची वाले आए हुए हैं, उनके सामने पहले दिन ही ना दस दियो कि अही एहो जे हुंदे जे। अगलियां ने होरे की सोच के बच्ची दी हुंदी है कि बहुत ही डिसेंट हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े डिसेंट माशाल्लाह। मैं खुद मिला हूं उनको। बाद जो बेचारी जो घर जाके कहन डया हुन जी असीं मुंडे दे अब्बे नूं सिरे मिले, हम मामे नूं मिले नहीं सा। आ जेड़ा आया ਸੀ ना 1.5 ਲੱਖ वाला मामा जिन्हें लड़ाई पाई सी ओनू असीं नहीं वेखे आ पहले। इसलिए मेरा ख्याल है इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। सही, अच्छा एक ये वजह भी लड़ाई में बनती है कि ननिहाल ते ददियाल जेड़े ने वो आपस में खिजन लग पाए। जी बिल्कुल। हाँ, यानी उस घर वालों के या दूल्हे के कह लो या बच्ची के कह लो, जो ननिहाल हैं और ददियाल, दो पार्टियों की सूरत उधर बन जाती है। पीटीआई ते नून लीग बन जाते हैं। ऐसे ऐसे फजूल एतराज होते हैं। हाँ जी, सारे लैग पीस ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗਰਦਨਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਟਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। मेरा मतलब है ये छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करनी चाहिए। और जहाँ पे आप गए हुए हैं, कहीं भी जिस जगह मेहमान गए हुए हैं, सबसे पहले आप उनकी इज्जत का भी ख्याल रखें। सही, बिल्कुल। ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਨਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। जी 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 जी, ननिहाल ददियाल दो पार्टियां बन जाती हैं। हमें निकी निकी गल तो लड़ी जान। और यार आप जहाँ आए हुए हैं पहले उनकी इज्जत का ख्याल रखें। जिसके भी आप हाँ गए हैं, सबसे पहला फर्ज आपका ये बनता है कि आप उसकी इज्जत का ख्याल। सही। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि दांतों ने ज़बान से कहा कि हमने तुम्हें थोड़ा सा दबाना है, तुम्हारी चीखें निकल जानी है। ज़बान ने जवाब दिया कि मैंने किसी तगड़े बंदे के सामने थोड़ी सी बकवास करनी है, तुम 32 के 32 बाहर आ जाओगे। वाह वाह। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।